नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटेट भर्ती परीक्षा के बारे में कि आखिरकार कब अब नया नोटिफिकेशन सीटेट का जारी होने वाला है, सीटेट क्या है, सीटेट में आयु क्या है, इसकी योग्यता क्या निर्धारित है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि नया नोटिफिकेशन अब कब आ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले यही कहूंगा कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीटेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो सीटेट क्या होता है इसको समझना। सीटेट जैसे आप देखते हैं कि हर राज्य जो होता है वो अपने यहां पर एक शिक्षक भर्ती का आयोजन करता है। तो सारे राज्यों में कोई ना कोई शिक्षक भर्ती है। जैसे हरियाणा में एचपी आपके जो है एच टेट होता है, ऐसे ही यूपी में यूपी टेट होता है, राजस्थान में रीट होती है। तो ऐसे ही विद्यार्थियों याद रखना, राज्य सरकार की ही तरह केंद्र सरकार की जो भर्ती है इसको हम कहेंगे शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट। सीटेट क्या है तो हमने कहा सर सीटेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो ये दर्शाती है कि केंद्रीय स्तर तक की जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं वो उसका नाम सीटेट है। यानी अगर आप आने वाले समय में आगे केंद्र सरकार में आप भी भविष्य में विद्यार्थियों केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल EMRS होते हैं उनमें टीचर बनना चाहते हैं तो उनके एग्जाम देने से पहले KVS का एग्जाम होता है, NVS का एग्जाम होता है, EMRS का एग्जाम होता है, उन सबसे पहले एक एग्जाम होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका नाम क्या है सीटेट, जो है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम। यानी जब तक सीटेट पास नहीं करेंगे तब तक आप इनका एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आगे शिक्षक केंद्र सरकार में नहीं बन पाएंगे। तो ये जो परीक्षा है विद्यार्थियों, ये केंद्रीय स्तर की परीक्षा है और इस परीक्षा का आयोजन करती है एजेंसी जिसका नाम है CBSE और ये साल में आमतौर पर 2 बार होता है। मोस्टली देखा जाता है तो जुलाई और दिसंबर के बीच में होता है और ये नेशनल लेवल की एक परीक्षा है। अब इसके लिए क्या आवश्यक है तो अनिवार्य आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार के स्कूल जैसे कि आपने देखा अभी KVS, नवोदय विद्यालय, केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्कूल होते हैं उनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है सीटेट। जब आप सीटेट देंगे तभी आप विद्यार्थियों आगे जाकर EMRS, NVS या KVS का एग्जाम दे पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीटेट एक पात्रता यानी प्री एग्जाम है और उसके बाद उसके मेंस एग्जाम जो होते हैं वो अलग अलग नाम से होते हैं। क्या बात क्लियर? अब ये जो परीक्षा है इसमें कुल कितने पेपर हैं तो इसमें 2 पेपर हैं। ध्यान से देखना, एक का नाम इन्होंने रखा है पेपर 1 और एक का नाम रखा है पेपर 2। कितने पेपर है बेटा? 2 पेपर है। अगर आप भी केंद्र सरकार के स्कूलों में पहली से 5वीं का यानी कि प्राथमिक स्तर का टीचर बनना चाहते हो पहली से 5वीं का, तब आपको क्या देना है? पेपर 1। और अगर आप विद्यार्थियों आपको उच्च प्राथमिक का बनना है यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं का टीचर बनना है तो आपको देना होगा पेपर 2। यानी पेपर 1 किसके लिए? पहली से 5वीं के लिए। पेपर 2 किसके लिए? 6ठी 7वीं 8वीं के लिए। फिर बात करें विद्यार्थियों तो अब इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, संभावित है कि 2026 की जो साइकिल इसकी चल रही है उसकी आधिकारिक सूचना CBSE बहुत जल्दी घोषित करने वाला है। नॉर्मली देखा जाए तो साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित होती है और ये परीक्षा जो 2 बार आयोजित होती है इससे होता क्या है कि विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के बहुत अवसर मिल जाते हैं। यानी एक ही साल में उनको 2 बार अवसर मिल जाता है ये पात्रता परीक्षा पास करके मुख्य भर्ती एग्जाम देने का। अब आवेदन का तरीका जो है वो पूर्ण रूप से आधिकारिक इसकी एक वेबसाइट है सीटेट की जिसका नाम है ctet.nic.in। CBSE के द्वारा आयोजित की जाए CBSE की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का तरीका क्या है? परीक्षा पूर्ण रूप से विद्यार्थियों ऑफलाइन होती है, इसका ऑनलाइन पेपर नहीं होता है और पूरी की पूरी OMR शीट पर आयोजित होती है और इससे जुड़े हुए जितने भी नवीनतम अपडेट्स हैं वो CBSE खुद जारी करता है। तो ये ऑफलाइन पेपर पर पैटर्न पर आयोजित होने वाली परीक्षा है, पूरी की पूरी विद्यार्थियों ऑफलाइन ही होती है। OMR शीट यानी MCQ पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें वही आपका एक प्रश्न और 4 ऑप्शन होते हैं, बस वही वैसी ही परीक्षा है। अब बात करें विद्यार्थियों तो देखिए इसके लिए हमने कहा सर 2 पेपर माना था। एक था पहली से 5वीं का पेपर 1। तो आइए पहले समझते हैं कि पेपर 1 के मानदंड या क्राइटेरिया क्या है पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए। पहली शर्त है कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और साथ में अगर आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है। डिप्लोमा मतलब किसका? हम जिसको कहते हैं BSTC या DLED जिसको कहते हैं, अगर वो डिप्लोमा है तो आप सीटेट दे सकते हैं। और अगर आपके पास वो डिप्लोमा नहीं है या डिप्लोमा रनिंग भी है, बेटा रनिंग है मतलब लास्ट ईयर में आप चल रहे हो DLED या BSTC के, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो सीटेट का। 12वीं पास विद्यार्थियों याद रखना, जो विद्यार्थी हमने कहा सर अगर हम बात करें तो देखो NCTE मानदंडों के अनुसार या फिर 45% अंकों के साथ भी अगर वो पास है और 2 वर्षीय DLED में उत्तीर्ण रहे तो NCTE मानदंडों के अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो इसे दे सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के थोड़ा कम है और
बाकी अनरिजर्व्ड के लिए 50% का क्राइटेरिया है। 12वीं पास में कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपकी 4 वर्षीय बैचलर भी है, कई जगह पर बेटा डीएलएड की बजाय बीएलएड भी होती है, तो अगर आपकी 4 वर्षीय बीएलएड भी है तो भी आप ये दे सकते हैं। या तो 2 साल की डीएलएड बीएसटीसी होनी चाहिए या फिर 4 साल की बीएलएड होगी तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 50% अंकों के साथ। और अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको इसमें 45% ही लाने होते हैं और आप इसके लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद, 12वीं के बाद नहीं बल्कि ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी के बाद भी आपकी 2 साल की डिप्लोमा है तो भी आप इसके अगर रनिंग में हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो पेपर 1 का, जो कि पहली से 5वीं टीचर बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें विद्यार्थियों की पेपर 2 के लिए क्या मानदंड है, तो देखो पेपर 2 जो कि 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो इसमें मानदंड है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक, और उसके साथ साथ 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है पेपर 2 के लिए, यानी कि बेटा हमने कहा सर जिसको हम बीएड कहते हैं, डीएलएड कहते हैं, वो होना जरूरी है। तो बीएड होना जरूरी है इसके लिए अगर पेपर 2 देना है तो ठीक। इसके साथ ही विद्यार्थियों कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपकी ग्रेजुएशन है और 1 साल की आपकी बीएड है, 1 साल वाली या 2 साल वाली दोनों अलग होती है, 1 साल वाली या 2 साल वाली जो आपकी बीएड है अगर वो दोनों ही आपके पास है तो भी आपका काम हो जाएगा, चाहे 1 साल वाली हो, कभी जो पुरानी बीएड आपकी 1 साल वाली है वो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल वाली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 4 साल वाली 50% अंकों के साथ विद्यार्थियों 12वीं पास होने के बाद 4 साल वाली बीए बीएड या बीएससी बीएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पेपर 1 देने के लिए तो डीएलएड बीएसटीसी होना जरूरी है और पेपर 2 के लिए बीएड होना जरूरी है, बस इतना साफ समझ जाए। फिर हम बात करें विद्यार्थियों कि आखिरकार ये तो इसके बारे में हो गया, पर इसका स्कीम क्या रहती है परीक्षा की, तो देखो पेपर 1 की बात करें विद्यार्थियों तो ये रहा पेपर 1 का एक पैटर्न, जिसमें आप देख रहे हैं कि सीडीपी जो होती है आपकी, यानी कि शिक्षा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसके 30 सवाल आते हैं 30 अंकों के। लैंग्वेज 1 जो कि अनिवार्य 30 सवाल 30 अंकों की है, लैंग्वेज 2 जो कि 30 सवाल 30 अंकों की है, मैथमेटिक्स और ईवीएस के भी 30-30 सवाल आते हैं, और ऐसे करके कुल विद्यार्थियों 150 सवाल है और 150 ही अंक है, यानी हर एक सवाल 1 नंबर का है और 150 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाता है। कितना? 150 मिनट का टाइम, यानी लगभग 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें विद्यार्थियों तो पेपर 2 की, तो यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं का टीचर बनना है तो कुछ चीजें तो इसमें भी सेम रहती है, जैसे सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र वही 30 सवाल और 30 अंक। और बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 भी 30 सवाल 30 अंक, 30 सवाल 30 अंक लैंग्वेज 2 में भी। लेकिन अब लेवल 2 में जिनके विद्यार्थियों बीएड के बाद साइंस रही है, तो साइंस मैथ वाले या साइंस बायो वाले विद्यार्थी आपकी जो एग्जाम होगी वो होगी साइंस में से, और जिनके आर्ट्स या कॉमर्स रही है उनका एग्जाम होगा एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से। इसका हम कहेंगे विद्यार्थियों कुल कि 30-30 अंक हमने पढ़ा था किसके आते हैं, 30 अंक याद करो, 30 एमसीक्यू लैंग्वेज 1 के आते हैं, लैंग्वेज 2 के आते हैं 30-30। लेकिन यहां पर गणित और विज्ञान के 60 सवाल आते हैं, और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स हैं तो एसएसटी आपको ऑप्ट करना होगा और वहां पर आपके 60 सवाल आएंगे, 60 अंकों के होंगे। और इसी प्रकार से इसमें भी पेपर 2 में 150 सवाल होते हैं और 150 अंक होते हैं। अब सवाल ये उठता है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर हमने बीएड भी कर रखी है और डीएलएड यानी बीएसटीसी भी कर रखी है, तो हम क्या दोनों दे सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों के लिए एलिजिबल मान लिए जाएंगे अगर आप इसका दोनों ही पेपर का फॉर्म भरते हैं और आपके पास दोनों डिग्रियां हैं, चाहे वो बीएसटी आपके बीएसटीसी डीएलएड हो या फिर बीएड हो, दोनों भी दे सकते हैं। और अगर एक डिग्री है तो आप अपना जो संदर्भ है पेपर 1 या पेपर 2 का वो भी आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, दोनों इसमें अलाउ किए जाते हैं। अब योग्यता के अंक और वैधता क्या है? इसके प्रमाण पत्र की वैधता पूरे भारत में सभी श्रेणी के लिए आजीवन वैध है, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी है। और अगर एक बार आपने एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली तो फिर आपके प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहो कि सर इस बार मेरे थोड़े कम नंबर आए थे, अगली बार दे दो, और अगली बार कम नंबर आ गए तो डरने की जरूरत नहीं, जो ज्यादा वाले होंगे उनको पहले वाले को कंसीडर कर लिया जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप अपना स्कोर सुधारने के लिए और भी एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो देखो मैंने आपसे कहा कि कुल 150 अंकों की परीक्षा है और 150 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें 60% अंक लाना अनिवार्य है। कितने? 60% अंक लाने अनिवार्य है। 60% किसके? 150 के, तो 150 का 60% यानी 90 अंक। तो जो विद्यार्थी 90 अंक लाएंगे वही इस परीक्षा में पास माने जाएंगे। आप चाहे कितने भी नंबर लाओ विद्यार्थियों, अगर आपके 90 अंक से एक भी नंबर ऊपर है तो आप पास हो,
चाहे 150 में से 150 हो या फिर 150 में से 91 होगा तो भी पास ही माना जाएगा। आपके ज्यादा नंबर का इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, बस इसे पास करना होता है। इसीलिए हमने कहा 60% लाने अनिवार्य है और ये 150 का 60% यानी 90 अंक लाने हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग से, तो आपको 55% ही लाने होते हैं। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 150 में से 82 मार्क्स ही आपको चाहिए होते हैं। और इसको लाने के लिए सबसे अच्छी बात वही थी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए एक झलक देख लेते हैं कि आखिरकार इसका मुख्य सिलेबस क्या रहता है, किन बिंदुओं पर इसमें हमें पढ़ना होता है। बात करें तो सबसे पहले आता है बेटा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र। पूर्ण रूप से इसमें बच्चे के इमोशनल, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर चेंज, उसकी लर्निंग, उसके इमोशंस को समझना होता है, वो कैसे अपने एनवायरनमेंट में रहकर एडजस्ट करता है, कैसे उसकी पर्सनालिटी को बढ़ावा मिलता है, इंटेलिजेंस के बारे में क्या है। तो ये सारी चीजें जो कि हमें पढ़नी होती है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान में, जिसमें हमें बच्चे की शिक्षण और अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग दोनों से संबंधित सीखना होता है। और विशेष रूप से पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली से 5वीं वालों को 6 से 11 वर्ष के बच्चों के बारे में सीखना होता है, और पेपर 2 के लिए 11 से 14 वर्ष वालों के बच्चों के लिए इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी में उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर बात करें लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 2 में बेटा बहुत सारे विकल्प आपके अंदर है, और उनमें से आपको कुछ 15 से 22 भाषाओं के आसपास भाषा है, उनमें से कुछ एक भाषा को आपको इसमें भाषा 1 के रूप में सेलेक्ट करना होता है, और इसमें आप शिक्षा के माध्यम से दक्षताओं का आपका आकलन किया जाता है। भाषा 1 और भाषा 2 जो है, ये भाषा 1 में बेटा बुनियादी संचार समझ भाषा कौशल का मूल्यांकन होता है, और भाषा 1 जो है, ये भाषा 1 जैसा कि आपको पता है शिक्षा के माध्यम से संबंधित दक्षता, और भाषा 2 आपके बेसिक पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। बात करें पेपर 1 में गणित और ईवीएस या फिर विज्ञान एसएसटी की, तो इसमें रटने की बजाय जो कोर कंसेप्ट होते हैं उनकी समझ होना जरूरी है, और आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होना जरूरी है। एनसीईआरटी के बारे में हम बात करें तो बेटा परीक्षण का जो आइटम आमतौर पर अगर देखें पहली से 8वीं का, तो उसके लिए एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ निर्धारित सब्जेक्ट है, उन पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी कठिनाई स्तर 12वीं तक का रहता है। मतलब प्रश्नों के लिए सिलेबस जरूर 10वीं तक का है, लेकिन इसके लिए प्रश्न कठिनाई स्तर जैसे 12वीं कक्षा के बच्चों का होता है वैसा इसमें रखा जाता है। फिर बात करें बेटा तो आपकी आखिरकार स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो देखो 3 चीजों पर आपको कमांड होनी चाहिए। एक तो आपको सिलेबस में आपको मास्टरी हासिल करनी होगी। पहले आप जो अपना सीटेट का सिलेबस है उसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लें, अपनी स्ट्रेटेजी बना लें कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाई करने वाले हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें पहली से 8वीं की पढ़नी है, इसमें इससे ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। फिर बात करें तो पीवाईक्यूज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इसमें पहली बार में सफलता चाहिए तो किताबों के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, जहां आपको टाइम मैनेजमेंट करने का और प्रश्नों को समझने का मौका मिलता है। और इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि नियमित आपको मॉक टेस्ट भी देने जरूरी होते हैं। बात करें पेडागोजी, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन थी, तो पेडागोजी को आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय दें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, और पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। ऐसे में कई विद्यार्थी जो दोनों पेपर देते हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं शॉर्टकट है परीक्षा को पास करने का, अगर वो इस पर ध्यान दे तो, क्योंकि ये आपको न केवल परीक्षा पास कराएगा बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए आने वाले भविष्य में स्कूल में उपयोगी माना जाएगा। अब ये था विद्यार्थियों यहां पर परीक्षा के बारे में वर्णन। परीक्षा कब हो सकती है इसको लेकर यही कहूंगा कि इसकी एग्जाम जो है बेटा इसका जल्द ही आवेदन शुरू हो सकते हैं। अप्रैल एंड या मई एंड तक सीबीएसई के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। फिर से रिपीट वापिस से बता देता हूं बेटा कि अप्रैल की एंडिंग या मई की शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी तैयारी की आज से ही शुरुआत करते रहे। और अगर आप राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों जीके पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें, जिसमें रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बेहतरीन किताबों का संकलन इसमें किया गया है। इसमें 2011 से 2025 तक के सारे प्रश्न दिए हुए हैं, और आप विद्यार्थियों इस किताब को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताना, और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।